नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। महेश कुमार बरनवाल जी की पुस्तक से हमने जो सीरीज चलाई है, आज उसकी क्लास नंबर 3 है उद्देशिका। उद्देशिका के बारे में हम जानेंगे। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। देखिए, हैंड राइटिंग नोट्स द्वारा क्लास नंबर 3 की व्याख्या करते हैं। क्या कहता है उद्देशिका? प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है उसको हमने जानना जरूरी है, वह हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। क्या कहता है प्रस्तावना? हम भारत के लोग, यही लिए काफ़ी हमारे लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाने के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हमारे भारतीय महीनों के नाम हैं, ठीक है, को एत तत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब कि हमने अपने संविधान को अपनाया कब? 26 नवंबर 1949 को। यह वाक्य हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उद्देशिका में लिखा हुआ है। ये पूछा नहीं जाता अधिकतर, लेकिन ये वाक्य जरूर पूछ लिया जाता है कि हम भारत के लोग कहाँ पर लिखा हुआ है। प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ वाक्य है, ठीक है। वैसे भी मैं जानना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का शहर है। ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आपको पूछ लेता है। ये अधिकतर वाक्य आपको यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में काफ़ी बार देखे गए हैं, इस तरह के वाक्य पूछने। अगला देख क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का शहर है। सभी के अलग अलग वाक्य हैं। उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद और ज़्यादा झुकाव है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधी जी का मिला जुला रूप है हमारे संविधान में, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ज़्यादा झुकाव है। गांधीवादी विचारधारा अधिकतर देखने को मिलती है हमारे संविधान में। अगला पॉइंट कहता है 42वां संविधान संशोधन। कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। या फिर इस तरह पूछ लेता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किन किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता, ठीक है। सीरियल वाइज ही इनको वाक्य को लिखा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, क्या कहता है? समाजवाद आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की इन तत्वों को 1917 के रूसो क्रांति से लिया गया है, ठीक है। इन शब्दों को रूसो क्रांति यानी कि रूस की क्रांति 1917 के इन वाक्यों को लिया गया है, ठीक है। अगला है उद्देशिका का वाद विवाद। प्रस्तावना पर जो वाद विवाद चला था उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे तो हर एक के अलग अलग पॉइंट बनते हैं, वो लंबा चौड़ा रहेगा। हम एडिंग से छोटा छोटा पॉइंट क्लियर करेंगे जो हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, बार बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं के। उद्देशिका वाद विवाद। पहला कहता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और प्रस्तावना। इसके अंदर कहता है प्रस्तावना में समाजवाद पथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। 3 जनवरी 1977 के संविधान संशोधन प्रभावित हुआ था। मतलब कि ये जो शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये 3 जनवरी 1977 से ही संशोधन को प्रभावी माना गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 के है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, हमने पीछे ही पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। अगला है उद्देशिका में संशोधन केशवनाथ भारतीवाद 1973, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, केशवनाथ भारतीवाद कब चलाया गया था, किस मुद्दे पर चलाया गया था प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। इसका निर्णय किस प्रकार लिया गया था,
इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में सभी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट डालकर पूछ लेता है कि केशवनाथ भारतीवाद में प्रस्तावना को किस प्रकार अनुमूलन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केशवनाथ भारतीवाद आपने कई बुकों में पढ़ा भी होगा। केशवनाथीवाद कब हुआ था। अगला है हमारा संविधान का अंग 1950 का गोपालनवाद। ठीक है, यह केस था 1950 का हमारा। संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं, ये सब प्रस्तावना के बारे में जिक्र करता है। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में बताया गया है कि 1950 का गोपालनवाद था, उसके अंदर दर्शाया गया है कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत भी नहीं है। ठीक है, अगला केस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बेरुबारी मामला 1960। ठीक है, बेरुबारी मामला 1960 मार्गदर्शक सिद्धांत पर संविधान का भाग नहीं। 1973 का केशवनाथ भारतीवाद संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया था। एक बार यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर उल्लंघन करने वालों का होना नहीं चाहिए, इस पर यहाँ कहता है 1973 में का केशवनाथ भारती संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। LIC मामला 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा। ठीक है, 1995 में संविधान का आंतरिक हिस्सा प्रस्तावना के अंदर मान लिया गया था। ठीक है, आगे फिर से चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये रहता है प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, 1960 का बेरुबारी मामला, जब संविधान मूलतः उपबंध अपशिष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियमित किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया। 1973 केशवनाथ भारतीवाद मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। इंपॉर्टेंट है बेरुबारी मामला, गोपालनवाद, आप इनके डेट भी याद रखेंगे तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके अंदर बेरुबारी मामला कब हुआ था, गोपालनवाद कब हुआ था, LIC वाला मामला कब था। ठीक है, केशवनाथ भारती वाद विवाद कब तक चला था, कब हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट इससे रिलेट है 2016 का कारखाना संशोधन अधिनियम। उद्देशिका के प्रस्तावना की अंदर कुछ महत्व को ऐड किया गया था। इसके अंदर क्या कहता है, इंपॉर्टेंट वाक्य है, सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग से कहता है 10 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हुआ था। संशोधन के अनुसार सेक्शन 64 के अंतर्गत मजदूरों के अवसर टाइम यानी कि ओवर टाइम का समय एक तिमाही में 50 घंटे, ठीक है, 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे कर दिया गया। इसमें परिस्थितियों में विशेष अधिसूचना के माध्यम से सेक्शन 65 के अंतर्गत ओवर टाइम सीमा की प्रति तिमाही 75 से बढ़ाकर 125 घंटे करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, ये कुछ वाक्य हमारे मजदूर यूनियन संघ के ऊपर वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, इनको याद रखिए, पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, आप जानते होंगे ILO, मजदूरों के ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे निर्धारित की गई है। पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी क्वेश्चन गया है। ILO मजदूरों के ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 2016 के बाद कितनी कर दी गई है, 144 घंटे निर्धारित कर दी गई है। प्रावधान इसके अंदर क्या जोड़ा गया है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण इत्यादि जैसे विषयों को नियमित करने वाले कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया था। ठीक है, जो 1948 का हमारा जो संशोधन था वो 2016 के बाद में इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, मजदूरी रेट बढ़ा दिया गया और टाइम रेट बढ़ा दिया गया, टाइम को ज़्यादा कर दिया गया। ठीक है, 75 से 125 घंटे कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 64 के अंतर्गत आता है मजदूरों का ILO के अनुसार। ठीक है, ये हमारा उद्देशिका पार्ट था। इसमें हमने उद्देशिका के बारे में जाना, प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका का महत्व क्या है, उद्देश्य की शब्दावली कैसी है, उद्देशिका में भाग लेने वाद विवाद क्या थे आदि के बारे में हमने जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।